चलिए, हॉट स्टॉक्स में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेगमेंट में हम लोग आपके पोर्टफोलियो से जुड़े स्टॉक्स के ऊपर चर्चा तो करते ही करते हैं, नतीजों के हिसाब से कहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है वहाँ पर चर्चा की जाती है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ पर जो है अच्छा मुनाफा बन सकता है, तो वहाँ पर भी चर्चा होती है। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट्स से शुरुआत करना चाहूँगा। ओएनजीसी के नतीजे आते हुए देखें तो ओएनजीसी के नतीजों को देखिए, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 156% का जंप आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू देखेंगे 29% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करेंगे तो 23% का जंप देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे करीब करीब आप देखिए कि किस तरीके से 35% से बढ़कर 61% पर आता हुआ दिखा है। अदर इनकम जो देखेंगे वहाँ पर कटौती देखने को मिली है यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो प्रॉफिट दुगना होता हुआ दिखा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर दूसरी चीज़ें ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतर दिखा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जो न्यू वेल गैस है उससे कंपनी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखा है। प्रीमियम प्राइस्ड न्यू वेल जो गैस है वो ओएनजीसी के लिए बड़ा अर्निंग ड्राइवर बनकर जो है वो उभरा है। और अगर आप क्वार्टर वन के हिसाब से देखेंगे तो इसी से यहाँ पर करीब 4000 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट कंपनी की तरफ से यहाँ पे होता हुआ देखा है। और बेसिकली क्रूड प्राइसेस भी जब बड़े होते हैं तो अपस्ट्रीम कंपनियों को फ़ायदा होता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर लोकेश सेठिया सर आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये रिजल्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अब जो है स्टॉक में आता हुआ दिखेगा सर, जिस तरीके से यहाँ पर नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? मैं दुआ करूंगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए और पब्लिक को निकलने का मौका मिले और ऊपर के लेवल पे जब भी ऊपर आए तो प्लीज बेच के निकले स्टॉक को। ये जो है आपने जो मोमेंटम देखा है ये 120 110 बैरल जब पहुंचा था क्रूड उसका रिजल्ट है और आज के दिन पे 79 हो गया है जी। अगर ये डील हो जाता है हॉर्मोन्स के साथ वो 75 70 के नीचे भी मे बी क्रूड ऑयल चलना लग जाए और ये नेगेटिव है ओएनजीसी के लिए ना कि पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट जो है पास्ट जो लास्ट 3 महीना में हुआ है उसका एक आउटकम है, पर ये फ्यूचर में ये नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और ऐसे भी आपको हर जी पता है मैं ना ही ओएनजीसी ना ही बीपीसीएल ऑपोजिट जो काउंटर है बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी ओएनजीसी सारे स्टॉक से अवॉइड करने की बात करता हूँ। ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, अलग चीज है। इन्वेस्ट के लिए इन सारे स्टॉक में ना देखें। गवर्नमेंट एनजीओ चलाता है, स्पेशली उनको अपने कुर्सी बचानी होती है तो प्राइस बढ़ाते हैं प्राइस घटाते हैं अपने हिसाब से करते हैं, ना कि कंपनी के फायदे के लिए काम होता है। चलिए सर, जब ये चीज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में होता है काम तो उस केस में कंपनी का मुनाफा कभी ज्यादा, अभी ये जो मुनाफा ज्यादा है सर गवर्नमेंट डिविडेंड लेके चली जाएगी इसमें। अब देख लीजिएगा कुछ दिन बाद डिविडेंड का अनाउंसमेंट आएगा, बहुत बड़ा डिविडेंड लेके चली जाएगी, टैक्स लगा दिया जाता है सर। तो ये इन्वेस्टमेंट जी जी जी, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का राय नहीं होना चाहिए। ये ट्रेडिंग करें वो अलग चीज है। और आज अगर बहुत ऊपर आता है चार्ट दिखा भी रहा है जे ये ऊपर आएगा तो नीचे बहुत जल्दी हो जाएगा, तो नेगेटिव ही चार्ट है इसका, तो मेरे हिसाब से निकलने की कोशिश करें ना कि लेने की, रिजल्ट देख के ना खरीदें। चलिए, तो यानी कि सर की तरफ से जिसके पास है जो नीचे के भाव में है वो अगर उस भाव पे आते हैं तो वो आप वहाँ से निकल जाइए। ओएनजीसी पे ये सलाह लोकेश सर की निकल कर आ रही है। अब हम लोग दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे एनएचपीसी के भी रिजल्ट्स आए हैं और अगर आप नतीजों को देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक हल्की बढ़त आपको दिखेगी, करीब 3% मान के चल लीजिए आप। रेवेन्यू जो है वो 18.5% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करेंगे, कामकाजी मुनाफा करीब 30.6% के आसपास, और एबिटा मार्जिन में आप देखेंगे करीब 570 बेसिस पॉइंट का जंप आता हुआ यहाँ पर दिखा है। यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर तो प्रॉफिट ग्रोथ तो सीमित रही है, लेकिन ऑपरेटिंग जो परफॉर्मेंस है वो मजबूती यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है यहाँ पे। और रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से आई है? कोर पावर जनरेशन से आई है, बिजनेस से जो है इसमें बेहतर इनकम आती हुई दिखी है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर तो प्रॉफिट क्यों कम हुआ है प्रॉफिट ग्रोथ में? क्योंकि एबिटा तो 30% आया। यहाँ पर आप ये समझिए कि इसके पीछे की वजह जो है वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको नीचे जो वजह रही है वो डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट और जो दूसरे चार्जेस हैं उसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन हाँ, पम्प्ड स्टोरेज जो है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ज़रिए कंपनी की कैपेसिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है। राजेश सर, एनएचपीसी सर, यहाँ पर भी रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है सर, इस पर क्या सलाह रहेगी आपकी सर? सर देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया, रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, तो कैसे चलेगा काउंटर। देखिए 70 रुपए का नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 85 86 जा करके इसका दम फूल जाता है, सांसें उखड़ने लगती हैं, फिर नीचे आ जाता है। तो सर देखिए, इस तरह के स्टॉक में मेरे को नहीं लगता कि समय खराब करने वाली बात है। देखिए इसको कोई लेके बैठा है तो
किसी भी हायर लेवल पे निकलिए, बहुत सारे अच्छे काउंटर है जहाँ पैसा बन सकता है। फिर भी अगर किसी के पास है, जैसे आपने कहा रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको कभी भी डिक्लाइन पे सर 75 74 के आसपास लीजिए, 70 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 80 82 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 85 86 के आसपास आने के बाद में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। ट्रेंड इसका अब 92 93 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही कुछ चेंज होगा, जो मुझे नहीं लग रहा बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सलाह निकल कर आ रही है। एक दर्शक का सवाल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे गौरव जी। शैडो फैक्स के ऊपर नैन्सी जी जानना चाह रही हैं, 222 के भाव पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, शॉर्ट टर्म टारगेट 260 पर रेजिस्टेंस ले रहा है, सर क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल हर्ष जी, देखिए ये भी काउंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था पिछले 3-4 सेशन की बात। कल की अगर बात छोड़ेंगे, कल एक हल्का फुल्का करेक्शन देखने मिला हुआ था। रिजल्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं शैडोफैक्स के। 65% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1358 करोड़ के आसपास एक नेट प्रॉफिट 8 टाइम्स जंप होता हुआ नजर आया हुआ था। मैनेजमेंट का फोकस अभी हाल फिलहाल क्विक कॉमर्स पर है, नेटवर्क एक्सपेंशन पर है, और मुझे लगता है कि कंपनी का आउटलुक, शैडोफैक्स का आउटलुक एक बेहतरीन मुझे नज़र आता है आने वाले समय में। टेक्निकल अपफ्रंट की अगर बात करें तो 3 सेशंस पहले ही एक 20 EMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन स्टॉक में देखने मिला हुआ था। ब्रेकआउट पर भी नज़र थी, 242 के आसपास एक ब्रेकआउट की संभावना थी, जो कि ब्रेकआउट मिला भी एंड सस्टेन करने में स्टॉक बरकरार रहा है। अभी हाल फिलहाल 248 के आसपास कामकाज कर रहा है। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर एक 275 से लेकर 290 तक आने वाले समय में शैडोफैक्स हमको देखने मिल सकता है। अगर किसी के पास ये स्टॉक होल्ड है तो बिल्कुल इसमें बरकरार रहने की सलाह होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है एक बड़े फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला निकल कर आया है और आज ज़बरदस्त रिएक्शन इस पर दिखेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो मतलब मोटर इंश्योरेंस स्टॉक्स के ऊपर फोकस है बेसिकली यहाँ पे, नई कारों के लिए 4 साल का थर्ड जो पार्टी इंश्योरेंस है वो अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पे जो नए 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा अवधि जो है यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 1 साल बढ़ाया है यहाँ पे, और IRDAI से जो है यहाँ पर तुरंत ज़रूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा भी गया है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि बड़ी संख्या में जो व्हीकल्स हैं वो अभी भी बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से सड़कों पर जो है वो चल रहे हैं। इससे एक्सीडेंट विक्टिम और उनके परिवार वालों को कंपनसेशन पाने में मुश्किल होती है यहाँ पर। तो कोर्ट ने जो है बिना इंश्योरेंस वाले जो व्हीकल्स हैं उनको पेट्रोल पंप पर फ्यूल देने से भी जो है व्यवस्था को लेकर कहा कि इसको रोकिए, इस तरह की व्यवस्था बनाई है यहाँ पर। तो यानी कि काफ़ी सख्त है सुप्रीम कोर्ट उसकी टिप्पणी यहाँ पर, और ऐसे में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना जो है वो कारों के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए अनिवार्य कर देगा। 4 साल के लिए नई गाड़ियों के लिए और 2 साल के लिए यहाँ पर 6 साल के लिए यहाँ पर 2 व्हीलर्स के लिए यहाँ पे। अब ऐसे में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जैसे स्टॉक है यहाँ पर जो मोटर इंश्योरेंस में काफ़ी मजबूत प्रेजेंस रखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं यहाँ पर। तो मोटर इंश्योरेंस को लेकर जो है कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस हो गया या फिर बजाज आलियांस हो गया, HDFC अर्गो हो गए, तमाम नाम निकल कर आते हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा लोकेश सर, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए और ये जो स्टॉक्स हैं सर कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन? स्टॉक के लिए तो पॉजिटिव है हर्ष जी। गाड़ी के लिए पहले से भी 3 साल था 4 व्हीलर में, तो उसको बढ़ा के अब 4 साल कर दिया गया है। पहले 3 साल तो था ही, तो 1 साल का ही इंक्रीमेंट है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है जो 1 से 4 हुआ है, ये चीज थोड़ी सी समझनी है। नंबर 2, ये इन जनरल पॉजिटिव है, बट इन पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो ये क्यों 4 साल एक साथ देना है? मेरे को पैसा एक दिन में क्यों लगाना है? मैं अगर हर साल आपको कंपलसरी कर दीजिए, लाइफ टाइम तक रखिए, जब तक गाड़ी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, पर हर साल लीजिए ना। आपको 4 साल एक बार में एडवांस में पैसा क्यों देना है इंश्योरेंस कंपनी को? मुझे मेरा ये सवाल है, जस्ट मे बी कोई को पैनलिस्ट मेरे को ये जवाब दे दे अगर कोई है उनके पास। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, कंपलसरी आप ऐसे क्यों करो? 15 साल का टैक्स आप एडवांस में लेते हो गाड़ी खरीदने से, रोड टैक्स 15 साल का एडवांस में ले लेते हैं, तो उसके बाद अब इंश्योरेंस भी 6-6 साल या 4-4 साल हमें एडवांस में देना है जी। थोड़ा पब्लिक के लिए भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऑपोजिट बात बोल रहा हूँ। नहीं मैं समझ गया सर, आपका इशारा किस तरफ है मैं समझ गया सर। जी सर, तो लेकिन वैसे जैसे मैं बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, वो कह रहे हैं कि इन तमाम स्टॉक्स में गो डिजिट उनका काफ़ी फेवरेबल स्टॉक लग रहा है। इन तमाम अगर स्टॉक्स की बात की जाए यहाँ पर, तो आपको पसंद आ रहा है सर इनमें कुछ सेक्टर में कोई स्टॉक यहाँ पर? जी, गो डिजिट अच्छा है, गो डिजिट अच्छा है क्योंकि वैल्यूएशन अच्छा हो गया करेक्शन टूटने के बाद। बट क्या
टेक्निकली मुझे लेना चाहिए ना, टेक्निकली आज के दिन नहीं लेना है, ना ही गोडिजिट लेना है, ना ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लेना है। अभी वेट एंड वॉच है, मोमेंट आएगा देखेंगे तब हम लेंगे। हम तो टेक्नो फंडा वाले लोग हैं, फंडामेंटल अच्छा होने के बाद टेक्निकल अगर अच्छा नहीं है नहीं लेंगे, टेक्निकल अच्छा है फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो भी नहीं लेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी ये कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा, एक प्लस एक माइनस है तो अवॉइड जोन में है। आज के लिए मूवमेंट आ सकता है बट ये कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगा, एक दो दिन के बाद न्यूज जब थोड़ा सा फेड आउट हो जाएगा उसके बाद रहेगा नहीं रहेगा डाउट है। तो अभी तो वेट एंड वॉच रहेगा जी। तो टेक्नो फंडा यानी कि डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है, पर टेक्निकल प्लस फंडामेंटल मिल जाए तो फिर और बेहतर स्थिति दिखती है यहाँ पे। राजेश सर, श्वेता जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं, कह रही हैं कि सर व्यू ऑन हिज रिकमेंडेशन रेमंड लाइफस्टाइल, सर प्लीज सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए यहाँ पर। देखिए रेमंड लाइफस्टाइल सर 744 के आसपास चल रहा है और एक ब्रेकआउट देने की तैयारी है। कल काउंटर में 767 का हाई लगाया है। ये हमने कमाते रहो सेगमेंट के अंदर भी ऑलरेडी रिकमेंड किया, आपको याद होगा 4-5 जी दिन पहले। बिल्कुल सर। ठीक है, उसमें उस समय आपको ये बोला गया था कि अगर ये काउंटर लोअर लेवल पे अगर मान लो 695 के आसपास होल्ड कर लेता है तो उसको होल्ड करके चलिए। ऊपर में टारगेट अच्छे टारगेट है, 1200 तक के टारगेट है। तो अगर आप मतलब 2-3 दिन में अगर आपको दोबारा से व्यू जानना चाह रहे हो तो इसका मतलब आप ज्यादा लंबा नहीं रुक पाओगे। तो आप एक काम कीजिए, अभी आपके बाइंग लेवल से ऊपर ही होगा तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज रखना चाहें तो स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। बार बार ना देखिए, चलेगा तो अच्छा मुनाफा दे देगा, नहीं रुक सकते हैं तो कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाएं या जहां भी ऊपर में आपको प्रॉफिट मिलता है आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सलाह निकल कर आ रही है। अब मैं आऊँगा यहाँ पर गौरव जी के पास। गौरव जी, अब हम लोग थोड़े से स्टॉक्स के ऊपर की जो कैश मार्केट में जो आपको स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सर कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? हर जी देखिए, मैंने पाइन लैब की जो थी वो सलाह बिल्कुल दे ही दी थी। पिछले सेशन में भी मैंने पाइन लैब की ही बात की थी। आज भी मेरा टेक पाइन लैब पर ही होगा। 150 के आसपास एक इसमें खरीदारी हो सकती है। 184 का पहला टारगेट, 208 का दूसरा टारगेट। निचले लेवल पर स्टॉप लॉस की बात करें तो 140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। डिजिटल लेंडिंग और पीओएस की वजह से कंपनी में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने मिल सकती है। मैनेजमेंट का भी बयान आया हुआ है कि डिजिटल एक्सपेंशन एंड ऑफशोर एक्सपेंशन पर कंपनी की नज़र बनी हुई है। तो मुझे लगता है पाइन लैब पर मेरी नज़र होगी। एंड दूसरी चीज़ जो है, जैसे लोकेश जी ने कहा था कि इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी, तो इसके बारे में भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए गवर्नमेंट का लॉजिक बिल्कुल सिंपल होता है। इफ़ अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो 15 साल तक चलेगी, इसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। तो सीधा सा लॉजिक है भाई, गाड़ी 15 साल चलेगी तो टैक्स भी आज ही आप दे दो, जिससे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, पेपर बचेंगे। सेव पेपर का एक स्कीम है, कंप्लायंस थोड़े कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप गवर्नमेंट के व्यू से सोचे तो बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल हो सकती है। एंड अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बहुत सारे लोग 1 साल का इंश्योरेंस करते हैं, अगले साल भूल जाते हैं, रिन्यू नहीं कराते हैं। तो अगर ये एक ही साथ लिया जाता है तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी लोग रिन्यू कराना भूल जाते हैं उनके लिए एक एक्सीडेंट के टाइम पर एक कंपेंसेशन में भी बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है, एक सहूलियत मिल जाती है। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे राय निकल के आ गई वैसे भी जो पूरा मामला है, और यहाँ पे जो स्टॉक्स स्पेसिफिक है वो भी यहाँ पर निकल के चर्चा आ गई है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लोकेश सर, आपको कौन से शेयर पसंद आ रहे हैं सर? ओके, शेयर तो काफी अच्छे लग रहे हैं बहुत सारे हर्ष जी, बट एक दो स्टॉक के बारे में बात कर लूं। एक तो एरोफ्लेक्स का रिजल्ट काफी अच्छा आया, इसको ध्यान दें। एरोफ्लेक्स वापिस मोमेंटम आ रहा है। हमने पहले इसको बात की थी जब ये 350 का था, 500 रुपए गया है, वहां से टूट के वापिस 430-40 आया, अब 460 है। इस पे वापिस पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 500-525। मुझे लगता है ये स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है एक डिस्क्लेमर के साथ। ये हमारे स्मॉल कैप HNI मल्टी कैप पोर्टफोलियो में है, इस पे और काफी दिनों से है, हमने 200-250 में लेके रखा हुआ है। तो डिस्क्लेमर है। दूसरा, अगर एक और स्टॉक की मैं बात करूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल एक रिजल्ट आया है अल्काइन अमाइन का, काफी अच्छा रिजल्ट है। तो ये ट्रेडिंग रिजल्ट पे ट्रेडिंग पिक है, ये इन्वेस्टमेंट पिक नहीं है। यहाँ पर अगर 1830 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 2150 का टारगेट के लिए इसमें ध्यान दिया जा सकता है।
ठीक है, तो सर की तरफ से 2 स्टॉक निकल के आए, एक एल्केमाइन और दूसरा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज को लेकर यहाँ पर। तो ये जो राय है वो निकल कर आ रही है। राजेश सर, कैश मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है सर? हर्षी कैश के अंदर देखिए हमारा क्या, हमने पहले रिकमेंडेड स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइट। हम्म। इसके नंबर भी काफी अच्छे आए हैं, हमने ऑलरेडी इसको लोअर लेवल पे कमाते रहो सेगमेंट में दिया हुआ है। लग रहा है कि काउंटर फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेडी है। 1755 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद काउंटर 1900 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें था 1640 रुपए का। ठीक है सर, तो दीपक नाइट्रेट एक स्टॉक हो गया सर, और कोई स्टॉक सर? फिर बाकी कमाते रहो। बाकी कमाते रहो में कवर किया जाएगा। अच्छा, एक स्टॉक के ऊपर मैं गौरव जी आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्योंकि हिंडाल्को के ऊपर मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के पैटर्न किस तरीके से लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि आज के हिसाब से इसे शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसको देखना चाहिए? बिल्कुल, अगर ट्रेडिंग की इसमें बात की जाए तो बिल्कुल बेहद ही शानदार नजर आते हैं। पिछले 3 सेशन में भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला हुआ था। ऊपरी लेवल पर फ्यूचर्स की मैं बात करूंगा, 571 के ऊपर एक ब्रेकआउट मुझे इस काउंटर में नजर आता है। ऊपरी लेवल पर अगर कोई ट्रेडिंग के हिसाब से चलता है तो 600 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें नजर आ सकते हैं। तो फ्यूचर्स में एक फ्रेश एंट्री की सलाह होगी। ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करता है तो 600 से लेकर 615 तक के टारगेट के लिए आप बिल्कुल इसमें बन के रह सकते हैं। निचले लेवल की अगर आप बात करें तो 543 का एक छोटा स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है, एक दर्शक का सवाल है लोकेश जी, मैं आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि सुज़लॉन को लेकर लगातार सवाल आते हैं। दर्शक जो है वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो ये एक दर्शक है सुज़लॉन को लेकर पूछे कि सर ये जो दबाव है कब तक समाप्त होता हुआ दिखेगा, कैसे आपको आगे की स्थिति क्या लग रही है? मतलब कुछ इसी तरीके से मतलब सर जानना चाह रहे हैं सुज़लॉन के ऊपर। सर काफ़ी ज़्यादा तक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है सर, कब रिकवरी आएगी सर? क्या दिख रहा है आपको? फंडा आपको, टेक्नो फंडा क्या कह रहा है सर? मिनिमम 3 से 6 महीने लगेंगे हर्ष जी। नॉट ओनली सुज़लॉन, जितने भी सोलर रिलेटेड स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग वारी, इंक्लूडिंग सुज़लॉन, या जितने भी विंड एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। अभी कम से कम 1 से 2 क्वार्टर और लगेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली 2023 से 25-26 तक आप देखोगे तो बहुत सारा कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया था। अब कैपेसिटी तो बन चुका है, एनर्जी क्रिएट हो रहा है, बट वो ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हमारे ग्रिड, हमारे जो ट्रांसफार्मर है उतना कैपेबल नहीं है कि उतनी सारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। तो वहां पर अब नया कैपेसिटी अब कोई नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का ही दिक्कत हो रही है। तो जब तक ये ट्रांसपोर्टेशन वाला झमेला खत्म नहीं हो रहा, जो मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे एटलीस्ट, मिनिमम की बात कर रहा हूं, तब तक नया कैपेसिटी को ये लगाएगा नहीं। तो इनका जो बिजनेस है वो वहां पर भी थोड़ा सा डेंट आने वाला टाइम पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा। और वही चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। जितने भी सोलर रिलेटेड स्टॉक हैं ऑलरेडी लास्ट अब 6-12 महीने से चल नहीं रहे, और मुझे लगता है और भी 1-2 क्वार्टर कम से कम लगेंगे यहाँ पर कोई मूव आने के लिए। तो टेक्निकली आपको नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव क्यों दिख रहा है वो फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मैं देख भी रहा था सर, अभी पिछले कुछ आंकड़े आ रहे थे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की, जिस तरीके से यहाँ पे जो जनरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर ग्रो हो रहा है, लेकिन स्लोली ग्रो हो रहा है, ये कुछ नंबर्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर भी रहे थे यहाँ पे। तो सुज़लॉन के ऊपर चर्चा हो गई। अच्छा, अब मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा बीएससी को लेकर सर, क्योंकि बीएससी के रिजल्ट्स भी आए हैं, प्रॉफिट 9.6% बढ़ा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अपने दर्शकों को एक बार दिखाते हैं स्क्रीन पर, अगर रिजल्ट्स आ जाएँ तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो स्टेबल रही है यहाँ पे। और रेवेन्यू को देखेंगे तो एक हल्का सा स्लाइटली सा पॉजिटिव नंबर आपको देखने को मिलेगा। एबिटा की बात करेंगे 1% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन जो है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ देखा है यहाँ पे। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो स्टेबल है। ऑपरेटिंग इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम में थोड़ा सा आपको उछाल दिखेगा यहाँ पर। और ओवरऑल अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे आप तो वो मजबूत देखने को मिला है। जून क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो एवरेज डेली कैश मार्केट टर्नओवर जो रहा है वो 99,553 मिलियन के आसपास रहा है यहाँ पे। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर तो जो एक बेहतर नंबर डेली इक्विटी डेरिवेटिव्स के हिसाब से देखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा उछाल रहा है। एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर के हिसाब से देखेंगे तो भी एक अच्छा नंबर निकल कर आ रहा है। लोकेश सर, कैसे देख रहे हैं बीएससी को लेकर, और आपको क्या लग रहा है, अभी भी इस पर दाव लगाना चाहिए सर? सर इसमें 2 राय है मेरी, एक बाय की एक सेल की।
अच्छा, तो सर फिर कैसे? एक ही स्टॉक पे बाय और सेल। मैं राजेश जी से सहमत हूँ। उन्होंने लास्ट वीक भी बोला था शायद BSE 4000 में क्यों लेना है, बहुत सारे एनालिस्ट ने दिलाया है। हाँ। और वो 2500 3,500 हो गया, हो सकता है 3,000 भी आ जाए। तो मैं इस चीज से सहमत हूँ, स्टॉक बहुत महंगा है। NSE के साथ अगर कंपेयर करोगे, NSE के वैल्यूएशन का डबल वैल्यूएशन में अभी ये चल रहा है। NSE शायद 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में और 35 से 38 करोड़ 38 के मल्टीपल में मिल रहा है, और ये 60 या 70 के मल्टीपल में आज के दिन पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है, और इसीलिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये एक रेंज बाउंड रह जाए, 3200 3300 या 3800 4000 इसी बीच में रह सकता है। तो इसलिए कोई बाय का सलाह या नहीं है, ये शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट है। अब आता हूं मैं लॉन्ग टर्म जो बाय की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से हर गिरावट पे BSE आपको हर महीने का SIP करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आज के दिन पे यूनिक डीमैट अकाउंट सर 5 से 6 करोड़ है। उसमें क्यों मैं 5 करोड़ बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ बंद भी हो गए हैं अभी लास्ट 2 साल से, क्योंकि मार्केट चला नहीं है। अब क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट का नेक्स्ट ईयर 33,000 का है, और आने वाले 4-5 साल में निफ्टी 50,000 का है। तो जब मार्केट चलेगा तो पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ेगा। जो ये 5-6 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट आप देख रहे हो, टोटल 18 करोड़ 19 करोड़ है, बट 5 करोड़ 6 करोड़ जो यूनिक डीमैट अकाउंट देख रहे हो, ये बढ़ के 10 से 12 करोड़ 15 करोड़ होने वाला है आने वाले 5-7 साल में। तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा जी। तो आने वाले टाइम पे इनका ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। ये वैल्यूएशन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, जो अभी महंगा आपको दिख रहा है वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक दिन में खरीदने की जरूरत नहीं है। SIP मोड में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन में महंगा है, हो सकता है थोड़ा सा 200-400 पॉइंट टूट जाए, हो सकता है 200-400 पॉइंट चल जाए, रेंज बाउंड रहे मे बी 6 महीना 5 महीना। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पर्सपेक्टिव अच्छा है। वो लॉन्ग टर्म मतलब अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 3 साल 5 साल की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है 4 साल में स्टॉक आपको वापस 8,000 में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ से 4 साल में डबल की बात कर रहा हूँ। चलिए, ये तो बड़ी बात है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब क्योंकि एक स्टॉक के ऊपर और चर्चा करना चाहूँगा। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा नायका को लेके, क्योंकि नायका के रिजल्ट्स आए हैं सर, और मैं देख रहा था चाहे रेवेन्यू की बात कर लीजिए, मार्जिन्स की बात कर लीजिए या प्रॉफिट की बात कर लीजिए, तीनों मोर्चों पर कंपनी ने एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। ब्यूटी और फैशन में एक अच्छी ग्रोथ रही है। हाउस ब्रांड में जो है कंपनी के स्केल, ये देखिए रिजल्ट्स भी आ गए। नेट प्रॉफिट 243% का जंप है, रेवेन्यू में 29% का जंप है, एबिटा में 67% से ज़्यादा का जंप है, एबिटा मार्जिन में भी करीब करीब आप देखिए 200 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखाए। तो सर ब्यूटी एंड फैशन में भी अच्छी ग्रोथ है, हाउस ऑफ ब्रांड्स में भी एक अच्छा स्केलेबिलिटी दिख रही है साफ तौर पे, कोई कॉमर्स भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वैल्यूएशन महंगे हैं या ठीक है सर? देखिए, जिस तरह के सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, थोड़े से वैल्यूएशन महंगे हैं तो वहाँ जस्टिफाइड हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली बाजार में कोई लेडीज खरीदती नहीं है। जो महंगे उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं कि शायद उनकी क्वालिटी बेटर है। तो प्रोडक्ट अगर महंगे बिकते हैं तो अगर उनका प्राइस भी महंगा है तो चलेगा, शेयर वैल्यूएशन महंगे चल सकते हैं। और ये काउंटर देखिए, हमने अपने कमाते रहो सेगमेंट में 295 के आसपास कवर किया था, अभी 342 हो गया। तो देखिए सपोर्ट अब इसका 310 में लग रहा है कि 310 312 की इसका बेस बन गया है। उस काउंटर के उस लेवल के नीचे जाता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर किसी भी डिक्लाइन पे मिलता है तो ले सकते हैं। ये काउंटर वापस में लग रहा है 400 450 की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन उस तरफ जाते हुआ दिख रहा है। और लोकेश जी का मैं धन्यवाद कहूंगा कि लोकेश जी ने हमारी बातों को याद रखा कि ये उनका बड़प्पन है, जो BSE पे व्यू दिया था उनको याद है इस बात का, वो हमें सुनते हैं। तो लोकेश जी का धन्यवाद। और BSE में मैं कहूंगा देखिए, अगर 3200 से 3000 ये बहुत अच्छी जोन है। अगर किसी भी लेवल पे किसी ऐसे समय पर BSE आपको 3200 और 3000 की रेंज में मिले तो जरूर ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर जो सलाह है यहाँ पर, और वो नायका को लेकर भी और जो है यहाँ पर BSE को लेकर भी आ गई है यहाँ पे। अब मैं गौरव जी आपके पास आना चाहूँगा सर। मेटल पैक में हमने देखा है कि सर तेज़ी शुरुआत हुई है यहाँ पे। कुछ समय पहले जो था पावर और मेटल एक साथ चल रहे थे। अब NMDC सर कैसा लग रहा है, एक बार प्लीज़ सजेस्ट कीजिए सर। NMDC को लेकर आए आपकी क्या रहेगी? बिल्कुल हरजीव, NMDC के भी रिजल्ट्स पॉजिटिव ही रहे हैं। रेवेन्यू में भी हेल्दी ग्रोथ देखने मिली हुई थी। जबकि आप अभी अगर आप बात करें तो हायर आयरन ओर प्राइसेस की वजह से एक प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करते हुए नजर आया हुआ था। कंपनी का फोकस अभी हाल फिलहाल आयरन ओर प्रोडक्शन और सेल्स परफॉर्मेंस
पर बरकरार है, जो कि पिछले क्वार्टर में काफी मजबूत रहे थे। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक एनएमडीसी का मुझे बेहद ही शानदार नजर आता है। तो अगर किसी के पास ये स्टॉक होल्ड है तो आप बिल्कुल इसमें बरकरार बने रह सकते हैं। टेक्निकल्स की बात करें तो अभी के लिए मुझे लगता है कि एक 88 तक के लेवल का इसमें वेट कर लेना चाहिए। अगर 88 के लेवल आते हैं, ब्रेकआउट इसमें नजर आता है एंड सस्टेन करता है, तो बिल्कुल इसमें एक खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन तब तक के लिए आप इस काउंटर को अवॉइड करके चले। 28 तक का आप 88 तक का आप एक वेट कर लीजिए। ठीक है। एक दर्शक है दीपक कुमार साहू जी, ये कह रहे हैं लोकेश सर कि एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में प्लीज सजेस्ट कीजिए सर, क्या आपका व्यू है? एग्रो इंडस्ट्री के बारे में जी एग्रो मेरे ख्याल से ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक है ये, एग्रो इंडस्ट्री स्टॉक्स के बारे में शायद सर जानना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, ये बेसिकली जो है ये नहीं, लेकिन ये जो है कियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब पता नहीं ये किसके, क्योंकि पूरी क्लैरिटी इन्होंने दी नहीं है यहाँ चलो मैं एग्रो में फिर लेते हैं थोड़ा बहुत। मेरे हिसाब से एग्रो जो थीम है अभी इतना ज्यादा कुछ चलने के लिए तैयार नहीं है। एक दो शेयर को छोड़ देते तो ज्यादा कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा। कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जैसे दीपक फर्टिलाइजर है, वहां पर ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है बारिश का जो दिक्कत हो रही है हर जगह पे सही से नहीं पहुंच रहा। तो एक बार इस पर नजर रखना जरूरी है। बट अभी के लिए दीपक फर्टिलाइजर मुझे ठीक लग रहा है। अदरवाइज एग्रो थीम में कोई ज्यादा स्टॉक नजर में तो अभी तो नहीं आ रहा। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज इनका आया है। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज सर 20 रुपए वाला 21 वाला रुपए वाला स्टॉक है। मार्केट कैप को मैं देखूं तो भी बहुत छोटी मार्केट कैप है सर। ओके, अगर जो आपके दर्शक है हर्ष, क्या नाम है उनका? सर उनका नाम है दीपक कुमार साहू जी। साहू जी एक काम कीजिएगा, ये HMA जो आप देख रहे हो ना, इसको एक डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में देखो, लगाओ इसको, ठीक है ना? मैं आपको सिखा रहा हूँ एक चीज। और उसके बाद आपके घर पे कोई बच्चा हो 5 से 6 साल का, उसको बुलाओ और उसको चार्ट को दिखाओ। तो वो उसको पूछो, बेटा ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तुम अपने आप जवाब दीजिए। लोकेश जी क्या इसका जवाब 5-6 साल का बच्चा ही दे सकता है क्या? बस नहीं सर, एक्चुअली क्या हम लोग में बायसनेस आ जाता है, उसमें बायसनेस नहीं रहेगा। वो हम नीचे आएंगे, बहुत सस्ता हो गया चलो खरीद लेते हैं। बच्चों में वो बायसनेस नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे मन के सच्चे सर। वो बोलेगा मुझे नीचे जाना है। सर इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा सर। HMA एग्रो जो है ना, ये सर नाम में एग्रो है, एक्चुअली बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। दोस्तों का अगर उस सेक्टर में काम नहीं करना तो वो अवॉइड नहीं करते, तो आपको देखिए। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब था स्टॉक को अवॉइड करने का अच्छा है। चलिए ठीक है। हाँ गौरव जी प्लीज बताइए। हर जी, HMA एग्रो को तो मेरी भी सलाह अवॉइड करने की होगी। इससे पहले सियान एग्रो की आपने बात की हुई थी जी। तो सियान एग्रो मेरी नज़र में ये वही स्टॉक है, इथेनॉल रिलेटेड स्टॉक, जिसमें या तो अपर सर्किट लग रहे हैं या तो लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे खासे लेवल पर मिलता है तो इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह होगी, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग एक अच्छे तरीके से भारत में होने वाली है और लागू हो सकती है। तो ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं। बस सर इथेनॉल के नाम पे तो पूरा बवाल मचा हुआ है इथेनॉल। हाँ सर प्लीज बताइए सर। सर ये जो कंपनी ये सियान एग्रो है सर, ये हमारे माननीय गडकरी जी के बेटे का भी इसमें स्टेक है। तो 21-2200 के हाई लगा करके कंपनी जो है वो अभी आप देखें 1400 के आसपास आ गया है। लेकिन अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल ये ना ये स्टॉक इस वक्त ब्रेक डाउन लेवल पे खड़ा है। अगर यहाँ से नीचे सस्टेन हुआ तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है लोकेश सर, आप भी कुछ कहते हैं, बताइए। यहाँ ऐड कर दूं, राजेश जी को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, उनका स्टेक नहीं लगा हुआ, वो प्रमोटर है। चलिए ठीक है सर, वो भी मैं कहता हूँ कि सर एथेनॉल को लेके तो थोड़ा सा वो बस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आगे जो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स जो आए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करना इसलिए कि कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में वापस आती हुई देखी है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 11.23 करोड़ के आसपास आता हुआ देखा, 11 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट आया है।
यहाँ पर। और पिछले साल जो लॉस था वो 23 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें 46% के आसपास का जंप आता हुआ दिखा है यहाँ पे। और ज़्यादातर बिजनेस एक्टिविटी और बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ से जो है वो अर्निंग रिकवरी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। एबिटा की बात करेंगे तो वहाँ पर भी 32% का जंप है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को फ़ायदा किस तरीके से हुआ है, बिजनेस पोर्ट के जरिए, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटरवेज डेवलपमेंट के जरिए होता हुआ दिखा है आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो चार्ट। आप बेसिकली जो स्टॉक है वो देख रहा है। गौरव जी, क्या करना चाहिए रिजल्ट्स के बाद? देखिए, जब भी रिजल्ट्स अच्छे खासे आते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है, बट कल परसों के सेशन की बात करें तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला हुआ था। मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल 1120 के आसपास कामकाज कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल्स पर है, और आने वाले समय में कंपनी का आउटलुक मुझे पॉजिटिव ही नज़र आता है। तो 1120 के आसपास आप इसमें बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। पहला टारगेट इसमें आप 1240 तक का रख सकते हैं। उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो 1290 तक का एक दूसरा स्टॉप लॉस इसमें टारगेट आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। निचले लेवल पर एक 1072 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि दर्शकों के लगातार सवाल भी आ रहे हैं और हम लोगों को बहुत से स्टॉक्स भी कवर करने हैं, लेकिन एक येस बैंक के ऊपर भी सवाल आया। राजेश जी, आप प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए। हाँ, मैं लोकेश सर बस आ रहा हूँ। राजेश सर बस एक येस बैंक का प्लीज़ बता दीजिए, फिर मैं लोकेश सर बस आप ही के पास आ रहा हूँ सर जी। तो येस बैंक में क्या क्या बताना क्या था? अरे, दर्शक सवाल पूछे कि येस बैंक में सर आपको क्या लग रहा है, क्या करना है आगे? 22 रुपये के भाव पे खड़ा हुआ है स्टॉक। देखिए 22-23 रुपए लग रहा है कि 22 रुपए के आसपास ना बॉटम बना के रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है। अगर 23 रुपए 50 पैसे या 23 रुपए 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो काउंटर 24 रुपए तक भी फिलहाल ऊपर में जा सकता है। तो 24 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये साइडवेज है और 22 रुपए के नीचे ब्रेक डाउन। ठीक है, मैं अब आता हूँ सर के पास। यहाँ पर लोकेश सर जी, आप कुछ कह रहे थे सर? सर को सुन, ऐसे याद हो गया था। सर आपकी क्लास में वैसे हम स्टूडेंट हैं सर, तो हम लोग ही ऐसे करेंगे ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं MCX के रिजल्ट्स को लेके। और अगर MCX के रिजल्ट्स को देखेंगे तो खास रिजल्ट्स यहाँ पर रहे नहीं हैं अभी तक। जो नंबर निकल के आया, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे, समझ पा रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो, और 22% का जो है ड्रॉप देखने को मिला है। रेवेन्यू में 21% का ड्रॉप है। एबिटा में 25% का ड्रॉप है यहाँ पे, साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे एबिटा मार्जिन में भी आपको डिप देखने को यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर। और जो ग्रोथ में जो ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस कारोबार है, उसमें थोड़ी बहुत स्थिति बेहतर रही है यहाँ पे। और बुलियन ऑप्शन जो है उसमें वाई देखेंगे तो करीब 3 गुना वो बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन नंबर्स में जो है वो दबाव दिख रहा है। सर कैसे आप देख रहे हैं स्टॉक को, और आपकी सलाह क्या रहेगी सर इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है शेयर ने सर? जी जी, जैसे सेम राय है इसमें जैसे BSC का था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्यों ये ऐसा रिजल्ट आया, पहले तो ये समझिए। पिछले साल में क्वार्टरली रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे सिल्वर का जो रैली थी 75,000 से 4 लाख। तो वहां पर आप देखोगे सब इसमें भी देखने को मिला है। 3 लाख जब सिल्वर हुआ करता था, अब 2 लाख कुछ आया है। सिल्वर स्टेबल हो गया है, तो वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट हुआ था वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अब निकल गया है सिस्टम से, और उसी वजह से आपको ये रिजल्ट आपको खराब होते हुए दिखा है। जो मैं ONGC के लिए भी बोल रहा था, जो प्राइस क्रूड ऑयल का क्यों बढ़ चुका है, वो पास्ट रिजल्ट आपको आज शो कर रहा है, आने वाला रिजल्ट इतना अच्छा शो नहीं करेगा। वही MCX के लिए हुआ है। आज में भी करेक्शन आपको दिखा दे इस रिजल्ट के रिजल्ट देखते हुए, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी धीरे धीरे अकोमोडेट करने के लिए। लॉन्ग टर्म मुझे MCX, BSC, NSC, CDSL, NSDL नाम ले लीजिए, ये सारे मोनोपोली ओलिगोपोली बिजनेस में है सर। इन सबको धीरे धीरे अकोमोडेट करें, आपके पोर्टफोलियो में आने वाले 3, 5, 10 साल के लिए होना चाहिए। इसके कोई कंपटीशन आपको नहीं आने वाला अभी मार्केट में, तो धीरे धीरे अकोमोडेट करने वाला जोन है। बट जिस तरह से वो मूवमेंट आया था सिल्वर वाला रैली, उस वजह से वहां पर एक बड़ा मूव भी आया, रिजल्ट भी अच्छे हुए। अब वो थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है, तो थोड़ा सा रिजल्ट में भी एक क्वार्टर खराब और हो सकता है। चलिए, तो 2 सवाल फटाफट से लेते हैं और फिर इस सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे हॉट स्टॉक्स को ख़त्म करेंगे। मैं आना चाहूँगा यहाँ पे गौरव जी, आपके पास मैरिको के रिजल्ट्स आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि मैरिको के रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर, और चाहे आप वैल्यू एडेड ऑयल की बात करें, जो पैराशूट सेगमेंट है वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे, और तमाम पैरामीटर्स में नंबर्स तो सर ठीक दिख रहे हैं मुझे मैरिको के। तो आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी, क्या इसको लॉन्ग टर्म बैट के तौर पर देखा जा सकता है मैरिको को? बिल्कुल हर्ष जी, देखिए FMCG सारे स्टॉक एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। डाबर को अगर छोड़ दे तो मैरिको हो गया, HUL हो गया, एक अच्छा खासा
ग्रोथ इसमें देखने मिला था। रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार रहे हैं, 23 से 25% के आसपास एक ग्रोथ देखने मिली हुई थी। मुझे लगता है कि लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से एक अच्छा खासा फोकस जो है कंपनी का इस पर हो सकता है, जो कि मार्जिन को सपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी मेरा आउटलुक मैरिको के लिए पॉजिटिव ही बनते नजर आते हैं। तो अगर कोई स्टॉक में निवेश करता है तो बिल्कुल आप करंट लेवल पर भी निवेश कर सकते हैं। 20 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे अभी हाल फिलहाल नजर आता है। 875 के लेवल के आसपास बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करें तो 980 से लेकर 1020 तक के टारगेट आप इसमें आने वाले समय में देख सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर सर की तरफ से राय निकल कर आ गई है। राजेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे LIC के, क्योंकि OFS को लेकर, क्योंकि हमने कल देखा सर जिस तरीके से एक भारी गिरावट देखने को मिली यहाँ पर, अब रिटेलर्स के लिए पार्टिसिपेशन का मौका है, आपको लगता है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें यहाँ पर? ये बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर में एक बार 450 के लेवल फिर से आएंगे। ओफएस का जो ओवर हैंग है वो खत्म हो गया है। अब रिटेलर को इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए, तो अपने इस सेगमेंट को फिलहाल के लिए हम लोग जो है सेगमेंट हॉट स्टॉक्स का यहीं पे समाप्त करते हैं।